नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और जिसने फॉर्म फिल कर दिया है और जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल नहीं किया है, उन दोनों के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। और जिसने फॉर्म को फिल कर दिया है उनके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। अब वो जानकारी क्या होने वाली, तो सबसे पहले तो इसकी अब इंपॉर्टेंट डेट देखिए। तो आपकी 26 मार्च 2025 लास्ट डेट रखी गई है। तो जिसने फॉर्म फिल नहीं किया अभी तक, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दीजिए। और यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक है, अब वो कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, और नहीं तो आपका बाद में सबसे बड़ी समस्या यही होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दीजिए जाएगा। तो आपको कौन सी जानकारी सही तरीके से चेक कर लेना है, और जो भी आपके पास योग्यता नहीं है वो कैसे चेक करना है, और जो आपके पास सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए और जो आपके पास अभी नहीं है, और आपने कौन सी डिटेल्स फॉर्म में फिल कर दी है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो सब कुछ यहाँ पर हम कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो शॉर्ट में हम कुछ जानकारी देखेंगे, और वही जानकारी आपको फॉर्म को अच्छी तरीके से माइक्रोस्कोपिक तरीके से आपको 2 से 4 बार आपको फॉर्म को चेक कर लेना है, कहीं कुछ वो जानकारी आपने गलती तो फिल नहीं कर दी है। तो वही सभी जानकारी इस वीडियो हम कंप्लीट देखने वाले हैं। अब जिसने फॉर्म को फिल नहीं किया है वो फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देखकर अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। और बहुत से स्टूडेंट के लिए फ़ोटो, सिग्नेचर और पासबुक अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन का हमने वीडियो बना दिया है। और आप जब फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो आपका जो फ़ोटो की जो फाइल की प्रॉपर्टी होती है उसमें जाइए, फाइल को रीनेम करके जितना भी स्पेस है उसको हटा दीजिए, और सिंपल आप जैसे फ़ोटो है तो फोटो लिख दीजिए शॉर्ट में, और सिग्नेचर है तो इस प्रकार से आप सिग्नेचर लिख दीजिए, और डॉट जेपीजी आपके इस प्रकार से साइज का एक्सटेंशन रहेगा। और जिसका बैंक की डिटेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैंक डिटेल में जाकर आपको एक बार चेक कर लेना है। यदि आपका 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार आप फिल कर रहे हैं, यदि आपको पासबुक में बार बार यही आ रहा है कि कृपया खाताधारक का नाम जोड़ें, तो फिर आपको करना क्या है, एक बार आप अपने बैंक की डिटेल की जो नाम स्पेलिंग है उसको देख लीजिए, उसके अनुसार आप फिल करके देखिए, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आपको जो इनका हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही, इन्होंने वेबसाइट पर प्रॉपर एकदम क्लियर गाइडलाइन नहीं दी है कि क्या फ़ोटो, सिग्नेचर और इमेज की साइज़ होनी चाहिए। बाकी सभी फॉर्म में आपने देखा होगा तो उसमें क्लियर गाइडलाइन वहाँ पर दे दी थी, इन्होंने सिर्फ सिंपल दे दिया फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का। तो इन सभी के सोल्यूशन का तो वीडियो हमने बना दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। अब चलिए हम शॉर्ट में पहले कुछ यहाँ पर जो इस वीडियो का, इसमें जिस चीज़ की हम जानकारी जिक्र कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक एक जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। और आई होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। यदि आपने गलती कर दी है तो अभी आपके पास 26 तारीख तक का मौका है, और इसमें आप फॉर्म को सुधार भी सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यदि आपने गलती कर दी तो 28 मार्च तक इसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो आपको देख लेना है क्या क्या है। तो चलिए उदाहरण के लिए किसी एक पोस्ट के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, और पोस्ट सभी पोस्ट में आपका सेम रहेगा गाइडलाइन। तो आपको यहाँ पर हम क्लियर करके दिखा दें थोड़ा सा, और आई होप आप भी पढ़ लिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा है तो एक बार यहाँ पर इन बातों पर गौर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर उच्चतर आयु की वर्ग की छूट, आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर बोला गया, तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। जो आपके पास सर्टिफिकेट वही आपको लगाना है, यदि नहीं है तो आपको नहीं लगाना है। तो जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन का सामान्य प्रशासन विभाग का आपका जो इतना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एसटी, एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और ओबीसी, और दिव्यांगजन और शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था में जो कर्मचारी या नगर सैनिक महिलाएं जिसमें आपकी अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। अब लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक तो हैं और उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुपात किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको देख लेना, और स्पष्टीकरण कहने का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ तो एज के बारे में देखा, भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक जिसमें राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियाँ का आरक्षण नियम आपका जो इतना है। इसी तरह मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों की आयु सीमा के संबंध में जो आपको यहाँ पर बोला गया, आगे देखते हैं हम। अब दूसरा नेक्स्ट है पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली छूट। तो इसमें देखिए आपके जो SC ST OBC हैं, चलिए पहले इनको हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं, बस आगे के बाद यहाँ पर हम जानकारी दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वहाँ पर देख लेते हैं, और इंपॉर्टेंट तो सभी आपको पढ़ना है और यहाँ पर समझना है। तो अभ्यर्थी को यहाँ पर समस्त शिक्षण अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपकी क्या है, 26 मार्च। इस डेट तक आपकी किसी भी हालत में आपकी पूर्ण होनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं है तो आपका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपको तैयारी करने की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए आपको चेक कर लेना है। दूसरा, आरक्षित श्रेणी जिसमें आपकी SC हुआ, ST हुआ और OBC हुआ का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों के पास, ध्यान से समझिए, परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिक प्राधिकृत अधिकारी
द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र होता है, जो निर्धारित जैसे एसडीएम या एसडीओ के द्वारा इशू होता है, वही आपका होना चाहिए। लेकिन यदि आयोग द्वारा परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। अब यदि आपने ऐसा कर दिया है तो आपके लिए मौका है, आप क्या कीजिए, अपनी कैटेगरी को चेंज कर दीजिए, और जब आपके पास नहीं है तो अनरिजर्व से कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा। और ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं, और तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा और आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको फॉर्म को चेक कर लीजिए। और यहाँ पर एक बात और बोली गई है, वो भी देख लीजिए। ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पद नाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र में गोल सील, यहाँ पर देखिए गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार के दिवस को उक्त प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे अभ्यावेदन भी मान्य किए जाएंगे और उम्मीदवारी नष्ट की जाएगी। तो आपको चेक कर लेने दिए, ऐसा कुछ आपने लगा दिया है गलती से और आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप अपनी कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको बाद में पूरा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फिर आप ना तो रिजर्वेशन के रहेंगे और ना अनरिजर्व के रहेंगे, इसलिए आपको चेक जरूर कर लेना है। ये जानकारी तो छोटी सी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आने वाली, तो आपको ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्लियर बोला गया, अतः आवेदक ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण पत्र में सभी पूर्तियों की जांच कर लें। करने के उपरांत ही परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरें। यदि सभी पूर्तियां पूर्ण ना हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी कार्रवाई करने के बाद ही परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। तो अब आपके पास तो टाइम नहीं है, तो ये आपको चेक कर लेना है, आपके पास यही ऑप्शन बचता है। और नेक्स्ट, यदि आवेदक मध्य प्रदेश शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरंतर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को शासकीय सेवा की आयु सीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आपको ये चेक कर लेना है, ऐसा तो नहीं आपने कि आप इसके लिए योग्य नहीं और आपने लगा दिया, नहीं तो आपको बाद में समस्या आएगी, इसलिए आपको ये भी चेक कर लेना है। नेक्स्ट है, ये सभी आपके लिए ही जानकारी दी जाती है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। यदि आवेदक ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किंतु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरंतर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवा को दे आयु सीमा की छूट का लाभ देना ही होगा और आयु अधिक होने पर उम्मीदवारी निरस्त आपकी यहाँ पर कर दी जाएगी। तो ये भी आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किंतु ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद यानी 26 मार्च के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये आपको जरूर चेक कर लेना है और आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। तो इन्होंने संभलने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। आप कोई भी एक मिस्टेक करते तो आपका सीधा डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा ज्ञान से सीधा, तो आपको चेक जरूर करना है। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य की जाकर नस्तीबद्ध की जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे समझिए आपने अभी ओबीसी के हैं और आप ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर एक फॉर्म फिल कर दें, वहाँ पर यानी आपको एक शपथ टाइप का लगा दें और हम अनरिजर्व से काउंट की जाएंगे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, आपको डायरेक्ट बाहर कर दीजिएगा। ये आपको इन्होंने क्लियर बोला है। फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको ये सबसे बड़ी समस्या इसका समाधान यही कि आपको अभी चेक कर लेना है, यदि कुछ है तो अभी आपके पास मौका था, आपको सुधार लेना है। नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, ध्यान से समझिए, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है और आप यहाँ पर गलती नहीं करना है आपको। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी यानी आपकी श्रेणी का मतलब जैसे आपकी ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, पुरुष महिला की उपश्रेणी का आवेदक मध्य प्रदेश आवेदक के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण आपका पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी नष्ट की जाएगी। तो आपको चेक कर लेना है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है वही आपने फॉर्म में फिल किया है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ आपने इधर उधर तो फिल नहीं कर दिया। यदि ऐसा है तो आपको एडिट कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर सीधा नष्ट बोला जा रहा है तो आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। और आप वैकेंसी तो देख ही रहे हैं कितनी आती हैं और कितने टाइम में आती थी, आपको यहाँ पर मौका आपको हाथ से नहीं गंवाना है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत की जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य की जाकर नस्तीबद्ध की जाएंगी। अतः आवेदक ऑनलाइन फॉर्म में त्रुटि सुधार की अवधि में ऑनलाइन सुधार कर लें। तो आप बहुत से स्टूडेंट ऐसा भी होगा कि आपने कहीं किसी साइबर कैफे से कहीं से भी फॉर्म फिल कराया होगा, तो आपने कोई नाम में या कुछ में भी एक्सवाइजेड कुछ में भी आपका मिस्टेक हो चुका है, तब उसको हल्के मत लीजिए, अभी आप सुधरवा लीजिए। उनकी किसी की बात में मत आइए कि थोड़ी बहुत मिस्टेक चलेगी, तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको वहाँ पर एक जानकारी चेक की जाएगी
और आपके लिए छोटी सी समस्या आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए आपको अभी फॉर्म को सुधार लेना। आपको फॉर्म को दोबारा से सामने निकाल के रखना है, प्रिंट को सामने निकाल के रख लीजिए और चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं है। और आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनसे मिलान जरूर कर लीजिए। आपकी कोई स्पेलिंग में, नाम में, आपके एड्रेस में, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ भी आपका मिस्टेक है तो आपको सुधार जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की मूल निवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व ध्यान से समझिए निर्धारित अनुप्रमाण पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्र तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि रोजगार कार्यालय द्वारा जारी, और यहाँ पर रोजगार पंजीयन का भी यहाँ पर समझ लीजिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर भी आ रही है। रोजगार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न प्रस्तुत, यहाँ पर संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो अब आपका ये सभी झंझट से आप बचना चाहते हैं तो आपने रोजगार पंजीयन अभी नहीं किया है तो फॉर्म में क्या कीजिए, अभी आप रोजगार पंजीयन कर लीजिए, बाद की सभी समस्या की झंझट से बच जाइए। आपको अभी रोजगार पंजीयन लगा दीजिए और बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंटरव्यू में जाएगा तो वही सब आप एक साथ लेके जाइए। तो रोजगार पंजीयन आपका आसानी से हो जाता है, तो ये आपको कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को साक्षात्कार पत्र में निर्देशित सभी कंडिकाओं का सूक्ष्मता से पालन कर निम्नानुसार प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां तैयार कर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। इनके अभाव में उम्मीदवारी नष्ट की जाएगी और जिसकी उम्मीदवारी अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदारी रहेगी। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका जिम्मेदारी रहेगी यदि फॉर्म निरस्त किया जाता है। और ये सभी आपको यहाँ पर दिया गया। अब चलिए जो हमने यहाँ पर कुछ जानकारी और छोड़ी है उसको हम और देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर बोला गया है तो यहाँ पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट, ये सभी आपको यहाँ पर अधिकतम आयु की 5 बार की छूट रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पर देख लेना है और ये सभी आपको यहाँ पर देख लेना है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं जैसे समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में अतः अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों को दे आरक्षण अथवा आयु सीमा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दी हुई, अन्य प्रदेश के जो आरक्षित स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर ही लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ और देखिए, उपरोक्त परिशिष्ट 1 में उल्लिखित आयु सीमा की छूट पात्रता सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया होगा। तो आपका सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपकी बैलेट सर्टिफिकेट हो, जैसे आपका आय हुआ, निवास हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, वो आपके जो निर्धारित प्रारूप में वही आपके होने चाहिए और सभी में गोल सील होना आवश्यक है। और उम्मीदवार अभ्यर्थी को उपरोक्त सभी छूटें दी होगी, किंतु समस्त छूटों को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी परिवार के हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक भी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे, ये आपको चेक कर लेना है। और जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापन नहीं है उन्हें आयु सीमा छूट दी नहीं होगी, किंतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट, यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर बोल समझिए, अब जैसे समझिए यहाँ पर तो जिस कैटेगरी के लिए यदि पोस्ट नहीं आई है, जैसे समझिए आप एससी के हैं, अब आपके लिए एससी की पोस्ट नहीं आई है, अन्य रिजर्व की पोस्ट आई है, तो आपको क्या रहेगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो आपकी अपर एज लिमिट है, अब जैसे आपकी अनरिजर्व है तो आपकी अनरिजर्व के अनुसार यहाँ पर काउंट की जाएगी, लेकिन आपको फीस में और यात्रा भत्ता की लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो ये सिंपल सा मतलब ये है, आपको यहाँ पर देख लेना है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा दायर एच के क्रमांक का इतना के तहत अंतरिम आदेश के तहत यहाँ पर देखिए अनुपरण, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी होगी, किंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु की गणना 1/1/2025 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जिन अभ्यर्थियों की 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन के लिए यहाँ पर पात्र नहीं रहेंगे। तो ये आप सभी को देख लेना है और इसको आपको जरूर पढ़ना है। ये सभी आपके लिए यहाँ पर दी गई है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको अभी सुधार लेना चाहिए। और आपको फॉर्म को कैसे सुधारना चाहिए आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ जानकारी और समझिए, जैसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर ले और ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य यहाँ पर देखिए 4/3 से अब 28 तक सुधार सकते हैं और ऑनलाइन ही आपका कीजिएगा। फॉर्म का एडिट की फीस आपको 50 रुपये यहाँ पर लगने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार परीक्षा अथवा साक्षात्कार स्तर पर नहीं कीजिएगा। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो अभी आपको सुधार लेना है। और यहाँ पर देखिए आवेदन अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त, ध्यान से समझिए, नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें। सिंपल सा मतलब ये है, यदि आपके नाम में आपके फर्स्ट नाम में, मिडिल नेम और लास्ट नेम में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये आपकी किसी भी स्थिति में आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक चेक जरूर करना और आपके मोबाइल नंबर भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म एडिट करेंगे तो आपका OTP भी मोबाइल नंबर पर ही आ जाता है। तो ये सभी आपको एक बार और पढ़ लेना चाहिए आपको बाकी सभी जानकारी, और आपको फॉर्म को एक बार चेक जरूर करना। अब आपको एडिट कैसे करना चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो एडिट करने के लिए आपने जब फॉर्म फिल किया है, और एक बात और, यदि आपके फॉर्म फिल में प्रॉब्लम आ रही है तो किसी आप साइबर कैफे या MP ऑनलाइन के सेंटर से आप हेल्प ले लीजिए, वहाँ से आप फॉर्म को फिल करा लीजिए। लेकिन आपको फॉर्म को सही फिल कराना, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अब मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना है MPPSC, इस प्रकार से MP ऑनलाइन।
इस प्रकार से जब आएंगे तो आपको यहाँ पर जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं चल रही है। इन सभी के फॉर्म यदि आप एलिजिबल हैं तो सभी के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। सभी की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं फॉर्म फिल की प्रोसेस की, तो उन सभी को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आइए आप, तो चलिए किसी एक पोस्ट को यहाँ पर जैसे दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए तो आपको इस प्रकार से आएगी, तो एडिट फॉर्म को जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो आपको पास एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, यहाँ पर कैप्चा और वैलिडेट एंड सेंड OTP। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको वेरीफाई करना है, तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म को एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपको एडिट की फीस आपको पेमेंट करना है। यदि फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म एडिट नहीं माना जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी है। अब आपको जानकारी किसी को टाइम पास भी लगी होगी और आपको महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन यदि आप कोई गलती यहाँ पर कर देते हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या आपको बाद में आएगी। इसलिए अभी आपके पास मौका, आपको इसको सुधार लेना चाहिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।